बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में हमारा आज का टॉपिक है एलर्जी। नोज एलर्जी हम इसे कह सकते हैं या एलर्जिक राइनाइटिस कह सकते हैं। अक्सर लोगों को नाक की एलर्जी हो जाती है और ये नाक की एलर्जी आम तौर पर मार्च से लेकर मई तक होती है। मार्च के महीने से शुरू हो जाता है और ये काम चलता है, ये प्रोसीजर चलता है मई तक। बेसिकली इन दिनों में मौसम बहार चूंकि उसकी आमद होती है, मार्च के महीने में मौसम बहार होता है, तो वहाँ से पौधों से, दरख्तों से जो उनके पोलन्स होते हैं वो हवा के ज़रिए उड़ते हैं और कुछ लोगों को ये डिस्टर्ब करते हैं, कुछ लोगों को ये तंग करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं वो एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। और जब एलर्जी का शिकार होते हैं तो उनको फिर काफ़ी सारी छींकें आती हैं, प्लस सम टाइम ऐसा होता है कि नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, नोज़ी से पानी निकलना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ ऐसा भी हो जाता है कि नोज़ी से तो पानी आता ही आता है, साथ ही साथ आंखों से भी पानी आना शुरू हो जाता है कुछ लोगों को। तो ये मसाइल होते हैं कुछ लोगों के साथ। इस तरह का प्रॉब्लम होता है कि उनको जब इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है, खुदा न खास्ता, तो उनको नाक में खुजली होती है, काफ़ी सारी खारिश होती है। तो ये खारिश वो करते हैं और बार बार वो खुजली होती है, बार बार खारिश होती है, कुछ के साथ ये मसला होता है। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये मसला नोज़ी में नहीं होता बल्कि उनके गले पे इफेक्ट पड़ता है और उनके गले में ऐसे जैसे कोई चीज़ टपकती है, गिरती है, रुका हुआ होता है, बार बार अपना गला करके साफ करेंगे। कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि ऐसा है कि जो रेशा है वो नाक के ज़रिए से, नाक वाला रेशा जो है, नोज़ी वाला रेशा जो है, वो किसी ट्रैक को चेंज करके तो गले पे गिरता है, उनको ऐसे फील होता है या ऐसे होता है उनके साथ। ये वो सारे मसाइल हैं जो राइनाइटिस कहलाती है, एलर्जिक राइनाइटिस कहलाती है, या नाक की एलर्जी हम इसको कहते हैं। और नोज़ी साफ कर करके लोगों के ये नाक के दोनों साइडें जो हैं ये रेड भी हो जाती हैं। अच्छा, ये गले पे इसलिए गिरता है क्योंकि आपको पता है कि एक ही ये ऑलमोस्ट सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ENT, ईयर नोज थ्रोट, इन तीनों के जो आप यूं कह सकते हैं कि जो चीजें हैं ये काफी एक दूसरे के साथ अंदर से जुड़ी हुई हैं, साथ साथ ही। तो इसलिए इसके असरात ऐसा भी हो सकता है कि कान तक कुछ लोगों के चले जाएं, जैसे आमतौर पर कुछ लोगों को नज़ले की, रेशे की, केरे की शिकायत ज़्यादा होती है तो उनका रेशा कान की तरफ निकल जाता है, ऐसे भी हो जाता है। खैर, अब हम इस तरफ आते हैं कि ये एलर्जी होती क्यों है, इसकी क्या वजह है। तो एलर्जी जो है वो उसके होने की सबसे बड़ी वजह जो जिसके ऊपर तहकीक की गई, रिसर्च की गई, वो ये कि इम्यून सिस्टम का कमजोर हो जाना या इम्यून सिस्टम का हाइपर एक्टिव हो जाना, ये दोनों ही वजूहात हैं। कमजोर होने से मुराद ये कि इम्यून सिस्टम हर शख्स के पास, हर शख्स की बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जो उसकी डिफेंस लाइन है। बॉडी के अंदर जितने भी मसाइल होंगे, बॉडी के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सबसे पहले जो डिफेंस लाइन मिलती है, सबसे पहले जो उनको रोकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को जो चीज ठीक करती है, वो है इम्यून सिस्टम। किसी शख्स का इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, जितना अच्छा होगा, उतना वो ज्यादा बीमारियों से बचा रहेगा, उतना उसकी बॉडी के पास ज्यादा सलाहियत होगी कि वो बीमारियों से फाइट करे। और जिसका इम्यून सिस्टम जितना ज्यादा वीक होगा उतना ही उसके ऊपर बीमारियां, जर्म्स, बैक्टीरिया ज्यादा अटैक करेंगे। तो एक वजह तो ये होती है कि कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है जिसकी वजह से उनके साथ ये इशू हो जाता है। और एक दूसरी वजह जो है वो ये कि इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है। अब हाइपर एक्टिव ये है कि कुछ लोगों को, जैसे मिसाल के तौर पर डस्ट कह लें, तो डस्ट जो है, कोई बंदा डस्ट में से गुजरता है या डस्ट के पास है या डस्ट उसके ऊपर आ जाती किसी तरह से भी, तो उससे ये होता है कि उसका चूंकि इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है, तो इम्यून सिस्टम ये कंसीडर करता है कि ये कोई चीज, कोई जर्म्स, कोई अटैक होने लगा है। जब नाक के थ्रू आपके डस्ट जो है या इनहेलिंग सांस के थ्रू डस्ट जो है वो एंटर होती है, तो सबसे पहले
इम्यून सिस्टम समझता है कि ये कोई जर्म्स अटैक करने लगे हैं और उसके खिलाफ वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव कर देता है। नतीजे के तौर पर ये होता है कि नाक बहना शुरू हो जाती है और ये इस तरह के सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। या इसी तरह से कुछ लोगों को किसी खुशबू से एलर्जी होती है और वो खुशबू जो है, जैसे ही वो स्मेल लेते हैं या स्मेल जाती है नाक के जरिए से अंदर जाती है, इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होने की वजह से वो फौरन उसको स्मेल उसको अपने मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है और उसके खिलाफ अपना डिफेंस स्टार्ट कर देता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो हाइपर एक्टिव होने की वजह से इम्यून सिस्टम के ऐसा होता है और लोग जो है वो इसका शिकार हो जाते हैं राइनाइटिस एलर्जी। अब ये है कि राइनाइटिस एलर्जीज को ना ठीक किया जाए क्या होगा? इतनी ज्यादा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत सीवियर किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि ये चूंकि एक स्पेसिफिक स्पैन में होता है, जिन दिनों में जैसे मैंने आपको बताया मार्च से लेकर तो मई तक इन दिनों में होता है, या इसी तरह से ये है कि कुछ लोगों को अगर ये वो अपना कोई डिफेंस नहीं करते, वो अपनी मेडिसिन नहीं लेते, इसके खिलाफ कोई दवाई नहीं लेते, तो आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि ये जो मेडिसिन, ये जो बीमारी है, ये जो एलर्जी है, ये क्रॉनिक होती जाती है और जितनी ज्यादा कोई बीमारी क्रॉनिक होती जाएगी उसके ठीक होने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे, उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा, यानी यूं कह लें उसकी ट्रीटमेंट उतनी लेंथी लॉन्ग प्रोलॉन्ग करती जाएगी। तो ये सिलसिला कुछ यूं होता है। अच्छा खैर, अब हम आते हैं कि इसको होम्योपैथी कैसे कवर करती है जनाब। तो होम्योपैथी बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर कर लेती है। वैसे बाकी जो पैथीज हैं लाइक एलोपैथी, तो उसमें हमारे पास इसकी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो इसको प्रॉपर ठीक कर दे, बल्कि कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो हमारे डिफेंस सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम को या तो सुस्त कर देती हैं, बिल्कुल ही सुस्त कर देती हैं, लेजी कर देती हैं। वो सोचता ही नहीं कुछ, वो समझता ही नहीं कुछ, वो किसी चीज को सेंस ही नहीं करता, उसकी हाइपर एक्टिविटी बिल्कुल ही डल हो जाती है, कुछ भी होता रहे, और नतीजे के तौर पर एक बंदा सोया रहता है, बंदा डल रहता है, लेजी रहता है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को अंदाजा हो जाता है कि ये चीजें जो हैं ये ठीक हैं, और लेकिन उस दौरान वो सारा स्पैन, वो टाइम वो गुजर जाता है, परमानेंट वो ठीक नहीं होता। होता क्या है, अगली बार या हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर दोबारा ऐसा होता, फिर सेम प्रॉब्लम आ जाता है। तो बाकी पैथीज में, एलोपैथी में ऐसे ही होता है, वो मेडिसिन मिलती है लेकिन वो प्रॉब्लम आपका ठीक नहीं होगा। ठीक कौन करेगा? वो इंशाल्लाह होम्योपैथी करेगी। और होम्योपैथी इसमें आपको बहुत बेजरर सी दवाई है, मेडिसिन है, हल्की हल्की है, थोड़ी थोड़ी है, आपने अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लेनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास मेडिसिन आती है सुराइनम। तो सुराइनम से हम स्टार्ट करेंगे और सुराइनम हमने लेनी है इसमें 1 ml के अंदर, 1 ml में सुराइनम लेनी है। 1 ml लेनी है सिर्फ महीने में एक बार, जब आपने मेडिकेशन अपनी स्टार्ट कर, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आज 3 तारीख है या 2 तारीख है, स्टार्ट ऑफ द मंथ है, तो मैं ये करूंगा कि आज से मैंने मेडिकेशन स्टार्ट करनी, मैं सुराइनम की 1 डोज ले लूंगा और साथ ही साथ मैं डेट नोट कर लूंगा। अगर मैं सुराइनम की डेट ले रहा हूँ 2 तारीख को, तो मैं इसको नोट कर लूंगा कि ये 2 तारीख को मैंने इसकी 1 डोज ली, और उसके बाद अगले महीने की 2 तारीख को ही उसकी 1 डोज लेनी है। ऐसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 डोज, महीने में 1 डोज। अच्छा, अब उसके बाद बाकी जो मेडिसिन हैं उसमें आर्सेनिक एल्बम आ जाती है। आर्सेनिक एल्बम 30 में आप ले सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम जो है ये आपके इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करती है, इम्यून सिस्टम में बेहतरी लाती है। फिर उसके बाद इसी तरह से सिबाडला, सिबाडला मेडिसिन है, 30 में आप यूज कर सकते हैं। नेट्रम्योर इसी तरह से मेडिसिन है, ये भी 30 में यूज की जा सकती है। ठीक है, तो ये वो सारी मेडिसिन हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको इससे राइनाइटिस एलर्जी से निजात दिलाती है। और एक बहुत और स्ट्रॉन्ग, बड़ी पॉपुलर, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन इसके लिए बहुत ज्यादा यूज की जाती है, दैट इज एलियम सीपा। एलियम सीपा ये भी आप 30 में यूज करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आपको इस तरह का इशू है तो आप पहले स्टार्ट लें सुराइनम से, सुराइनम 1 ml की 1 डोज ले लें
और उसके बाद एलियम सीपा लें आप, 30 CH की पोटेंसी में इसको परचेज कर लें और इसके 5 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 बार लेने हैं और ये कुछ अरसा यानी हफ्ता 10 दिन 12 दिन लेंगे, आपका ये इशू जो है वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर महीना 1.5 महीना चला लें, एक बार एक प्रोसेस कर लें, तो उसके बाद उम्मीद है आपको दोबारा से ये राइनाइटिस एलर्जी का इशू नहीं होगा। अगली बार किसी नए मसले के साथ, चंद नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।